Assalamualaikum and welcome back to online class of the chemistry. So dear student, in the last video we had seen about the enthalpy. Okay, हम देख रहे थे थर्मोकेमिस्ट्री. थर्मोकेमिस्ट्री हमारा जो टॉपिक है वो केमिकल थर्मोडायनामिक्स है. ओके, तो केमिकल थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमारा जो टॉपिक शुरू है फिलहाल हुआ है केमिकल थर्मोकेमिस्ट्री. ओके, तो इन द लास्ट वीडियो वी हैड सीन अबाउट द एंथैल्पी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से. और एंथैल्पी होती क्या है? व्हाट इज द एंथैल्पी? It is the sum of internal energy and pressure volume types. ठीक है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एस से, पर इज इक्वल टू यू प्लस पी वी. ठीक है, उसके बाद में देखिए हमने एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस. एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या है? इट इज आर डिफरेंस बिटवीन द एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. ठीक है, और अगर नंबर ऑफ रिएक्टेंट हो, नंबर ऑफ प्रोडक्ट हो, तो हम क्या करते हैं? समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट. ओके, ना कुछ इसी तरीके से और भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देखना है अपने को आज, वो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ओके, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ओके, तो सबसे पहले तो आपको कल मैंने समझाया तो स्टैंडर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है. ओके, तो स्टैंडर्ड क्या होता है? स्टैंडर्ड कंडीशन होती है. और स्टैंडर्ड कंडीशन किसे कहते हैं? तो भाई जब टेम्परेचर की बात करें अगर, तो टेम्परेचर कितना होता है हमेशा? अगर हम टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर होगा हमेशा 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन. ठीक है, अगर हम प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर क्या होगा? 180 m या फिर 1 bar. ओके, अगर कोई कंसंट्रेशन की बात हो रही है तो कंसंट्रेशन के अंदर क्या होगा? 1 मोलर कंसंट्रेशन कंसीडर कर लिया जाता है. और जो भी एलिमेंट की जो है वो फिजिकल स्टेट जो है वो कौन सी कंसीडर की जाती है? स्टैंडर्ड. ओके, अब एलिमेंट अपने अलग अलग स्टैंडर्ड स्टेट में अवेलेबल होते हैं. कुछ गैसेस होते हैं, कुछ लिक्विड होते हैं, कुछ सॉलिड होते हैं. ओके, तो हम जब भी स्टैंडर्ड रिएक्शन या स्टैंडर्ड कंडीशन की बात करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे ध्यान में आना चाहिए. ओके, नाउ अब आते हैं टॉपिक पर कि भाई व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. ओके, सो इट इज अ एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग द 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म इन स्टैंडर्ड स्टेट. समझ रहे हैं? ओके, व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? फॉर्मेशन मतलब कोई चीज फॉर्म होगी. ओके, तो क्या होगा? 1 मोल ऑफ कंपाउंड विल बी फॉर्म इन देयर स्टैंडर्ड स्टेट from its element which is also in standard state. Okay, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ वाटर की बात करें तो किस तरीके से फॉर्म होता है वाटर? कि भाई H2 हाइड्रोजन कौन से फॉर्म में? गैसेस फॉर्म में. ओके, यानी गैसेस हाइड्रोजन कंबाइंड विथ ऑक्सीजन. ओके, इसको बैलेंस करने के लिए इसको हाफ कर देते हैं यहाँ पर, जो कि ऑलरेडी काय के फॉर्म में होती है? गैसेस फॉर्म में होती है. ओके, रिएक्शन होगी, क्या मिलता है यहाँ पर अपने को? H2O. ओके, अब कौन से फॉर्म में मिलता है? यहाँ पर लिक्विड फॉर्म. और यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज होती है डेल्टा इज इक्वल टू -286. ओके, किलोजूल पर मोल. ओके, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. उसके हमेशा क्या लगा रहेगा? यहाँ पर नॉट. ओके, चलिए फिर से देख लीजिए कि भी क्या बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. स्टैंडर्ड तो आपके समझ में आ गया होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात होती है. फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मतलब एंथैल्पी के अंदर, एनर्जी के अंदर जो चेंज आता है कब? जब कोई चीज फॉर्म होती है. किस कौन से स्टेट में? उसके स्टैंडर्ड स्टेट के अंदर. किससे? उसके एलिमेंट से, जो कि कैसे होंगे? स्टैंडर्ड कंडीशन में प्रेजेंट होंगे. ठीक है, तो फिर से देख लीजिए व्हाट इज द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. द एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग 1 मोल ऑफ कंपाउंड इज फॉर्म इन स्टैंडर्ड स्टेट फ्रॉम इट्स एलिमेंट व्हिच इज आल्सो इन स्टैंडर्ड स्टेट. ओके, तो इसे कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन. और सेकंड डेफिनेशन इज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन. ओके, आपको मालूम है कंबशन किसे कहते हैं? कंबस्ट होना, बर्न होना या फिर ऑक्सीडाइज होना. ओके, कोई भी सब्सटेंस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है उसे कहते हैं क्या? कंबशन रिएक्शन. ठीक है,
ओके, अब कंबशन रिएक्शन किसे कहेंगे? यहाँ पर एक एग्जांपल लिखो, मैंने इसको देख लीजिए। C2H2 एसिटिलीन या फिर इथाइल क्या हो रहा है? ऑक्सीडाइज हो रहा है कंप्लीटली। ओके, तो क्या हो रहा है? कितने कार्बन थे? 2 कार्बन, एक कार्बन 2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। 2 कार्बन है 4 ऑक्सीजन के साथ मिलकर 2 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ओके बच्चे, 2 हाइड्रोजन एटम एक ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर H2O बनाएंगे। टोटल हमने इधर 5 ऑक्सीजन यूज किए करे हैं। 2 into 2 मतलब 4 ऑक्सीजन एंड 1 ऑक्सीजन 5। अब ऑक्सीजन तो O2 के फॉर्म में होता है, मैं 5 ऑक्सीजन लिख नहीं सकता हूं, तो इसलिए क्या करें हमने 5/2 कर दिए। ओके, यानी कितने मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं? 5/2 मॉलिक्यूल्स। ओके, तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? जो एसिटिलीन है कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो रहा है। ओके, तो इसके अंदर इस टाइम में जो भी एंथैल्पी में चेंज आ रहा है डेल्टा CH0 इज इक्वल टू -1300 या फिर 1300 किलोजूल पर मोल। तो ये कहलाती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन को डिफाइन किस तरीके से करेंगे? द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इन स्टैंडर्ड स्टेट कंप्लीटली ऑक्सीडाइज, उस टाइम पे जो भी एंथैल्पी में चेंज आएगा क्या कहलाता है? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्लियर? नेक्स्ट डेफिनेशन, बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, अब बॉन्ड एंथैल्पी समझने से पहले समझ लीजिए कि मॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे, जैसे कोई भी मॉलिक्यूल्स है के लिए समझना, आप सबसे पहले आपको पहले ये देखना है कि हमारे मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरीके से बॉन्डेड होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम H2 की बात करें तो ये किस तरीके से बॉन्डेड होता है? हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, एक के बीच में एक बॉन्ड है जो कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से बना है, जिसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ओके, अब मुझे क्या करना है? इस बॉन्ड को, कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो उस टाइम पे जो भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो भी एंथैल्पी रिक्वायर्ड होगी, वो कहलाती है बॉन्ड एंथैल्पी। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन गैस को अगर हमने 1 मोल हाइड्रोजन गैस लिए, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस मॉलिक्यूल्स, और उनके बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक करके हम गैसियस एटम बनाना चाहते हैं, तो उस टाइम में जो एंथैल्पी में चेंज आता है वो होता है 436 किलोजूल पर मोल। ओके, अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे हम कि व्हाट इज द बॉन्ड एंथैल्पी? द एंथैल्पी चेंज रिक्वायर्ड to break a particular covalent bond from the gaseous molecules to produce the gaseous atom। यानी गैसियस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्ड है उसको ब्रेक कर गैसियस एटम बनाना है। ओके, तो उस टाइम में एनर्जी में, एंथैल्पी में जो चेंज आएगा वो कहलाती है बॉन्ड एंथैल्पी। Okay, now our next topic is Hess's law of constant heat solution। ठीक है? ओके, अब इसको समझने से पहले एक एग्जांपल समझ रहे हैं। ओके, पहले तो ये समझ लीजिए कि भाई रिएक्शंस जो है वो अलग अलग पॉसिबल वे से होती है, अलग अलग रास्ते से होती है। जैसे कोई रिएक्शन एक स्टेप में भी हो सकती है और कोई रिएक्शन यानी वही प्रोडक्ट जो एक स्टेप में मिला है वो अलग अलग स्टेप में होकर भी हासिल किया जा सकता है। ओके, अब सिंपल समझने के लिए जैसे अगर कंसीडर कर लीजिए कि भाई A को B तक जाना, तो उसके पास रास्ते क्या? एक तो A से B तक हो जाए, या फिर A से कुछ और C बने, फिर C से B बने। ओके, तो ये पॉसिबल वे, एक पॉसिबल वे ये है, दूसरा पॉसिबल कैसा है? पहले कोई इंटरमीडिएट मिले फिर उसके बाद फाइनल मिले। ओके, तो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगी या नंबर ऑफ स्टेप के अंदर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया की बात करते हैं। अगर अमोनिया फॉर्म करना है हमको तो किस तरीके से किया जाता है कि जब हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन गैस के साथ कंबाइन होती है तो अमोनिया बनता है। मगर ये जो प्रोसेस है 2 तरीके से पॉसिबल है। एक तो सबसे पहली स्टेप के अंदर क्या होगा कि भाई हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन गैस गिव्स हाइड्रोजन N2O4, जिसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। ओके, सबसे पहले मिलेगा हाइड्रोजन और इस टाइम पे जो रिएक्शन के अंदर चेंज आएगा वो जो एंथैल्पी चेंज होगी वो होगी +95.4 किलोजूल। क्लियर? ओके, प्लस से साइन है मतलब क्या होगी रिएक्शन एंडोथर्मिक। नेक्स्ट, फिर क्या होता है? ये जो हाइड्रोजन है फिर से कंबाइन होती है 1 मॉलिक्यूल्स
ऑफ हाइड्रोजन गैस। ओके, अब फिर मिलता है तो यहां पर क्या 2 टाइम्स NH3 यानी अमोनिया, और इस टाइम पे एंथैल्पी में जो चेंज आता है वो होता है -187.6 किलो जूल पर मोल। क्लियर? अब ये जो रिएक्शन जो अमोनिया बना है यहां पर 2 स्टेप में बना, पहले हाइड्रोजन और उसके बाद में फिर सेकंड स्टेप में हाइड्रोजन से अमोनिया। अब ये रिएक्शन अगर 1 स्टेप में हो तो हम इसको सम कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। किस तरीके से देख लीजिए। और एक और बात, जब भी रिएक्शन में रिएक्टेंट की साइड पर जो चीज हो और वही साइड प्रोडक्ट के साइड में भी हो तो वो हो जाती है कैंसर। ठीक है, तो अब इसको हम कंबाइन करेंगे किस तरीके से, 2 टाइम्स H2 और 1 टाइम्स H2 मतलब कितने टाइम्स, 3 टाइम्स H2। ठीक है, क्योंकि सेम है तो कंबाइन कर सकते हैं। प्लस क्या लिया हमने N2। ओके, ये कौन से फॉर्म में थी, ये भी गैसेस फॉर्म में, ये भी गैसेस फॉर्म में। ठीक है, रिएक्शन हो रही है, क्या मिलेगा, क्या बचा है, सिर्फ 2 टाइम्स NH3 यानी अमोनिया गैस। अगर हम इसको कंबाइन करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो जो इसका आंसर आता है डेल्टा H0 इज इक्वल टू -92.2 किलो जूल पर मोल। ओके, अब क्या समझा आप इससे, अगर आप इंडिविजुअल जो एंथैल्पी में चेंज आया इनका सम देखें और जो एक 1 स्टेप के अंदर जो एंथैल्पी आई, ये दोनों का अगर आप देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं, तो ये दोनों वैल्यू सेम होती है। ओके, तो बस यही स्टेटमेंट है हेसेस लॉ का। हेसेस लॉ क्या बताता है कि द ओवरऑल एंथैल्पी चेंज, the overall enthalpy change for a reaction is the sum of the enthalpy change for individual state। ओके, ऐसा या फिर ऐसा भी कह सकते हैं हम कि कोई भी रिएक्शन के लिए जो एंथैल्पी में चेंज आता है वो हमेशा सेम होगा, चाहे रिएक्शन एक स्टेप में हो या नंबर ऑफ स्टेप में हो। द एंथैल्पी चेंज फॉर अ रिएक्शन इज ऑलवेज सेम whether the reaction takes place in 1 step or number of step। is it clear? okay, कभी-कभी इसकी एप्लीकेशन भी पूछते हैं, व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेसेस लॉ। तो कभी-कभी कुछ ऐसे रिएक्शन होंगे, इसमें कुछ ऐसे स्टेप होंगे जिसकी एंथैल्पी हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, मगर विद द हेल्प ऑफ हेसेस लॉ वी कैन कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ सच टाइप ऑफ द स्टेप और रिएक्शंस। ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है आपको, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। बहुत सारे प्रोसेस देखते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर, जैसे साइमल्टेनियस प्रोसेस और प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? ओके, प्रोसेस व्हिच टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। यानी कोई भी ऐसा प्रोसेस जो खुद ब खुद होता हो बगैर कोई एक्सटर्नल फोर्स के, उसे कहेंगे हम स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, अगर हायर लेवल पे वाटर स्टोर किया हुआ है, ओके, अगर उसको छोड़ा जाए तो वो लोअर लेवल पर आता है, और ये जो प्रोसेस है ये ऑटोमेटिक खुद ब खुद होता है, तो ऐसा प्रोसेस कहलाता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और भी दूसरे एग्जांपल समझ सकते हैं कि फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ओके, ये फ्लो होते रहेगा कब तक के, हाँ, उसकी एक कंडीशन है, जब तक कि ये इक्विलिब्रियम को अटेन ना कर ले। ओके, अगर मान लीजिए 2 बॉक्स के अंदर अलग अलग गैसेस अलग अलग टेम्परेचर पर स्टोर किए हुए हैं, 50 पर और दूसरा 25 पर, अगर दोनों के बीच में एक पाइप वगैरह लगा दे, एक रास्ता बना दे आने जाने के लिए, तो वो क्या होगा, हाइयर टेम्परेचर वाली गैस किसकी तरफ फ्लो होंगी, लोअर टेम्परेचर की तरफ। और कब तक होगी, जब तक के दोनों का इक्विलिब्रियम पे ना पहुंच जाए। ओके, तो ऐसे प्रोसेस कहलाते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। क्लियर? द नेक्स्ट टॉपिक इज एंट्रोपी, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एस से। ओके, अब एंट्रोपी क्या है समझते हैं। ओके, कंसीडर कर लीजिए कि भाई आइस, अगर हम आइस की बात करें तो आइस H2O इज सॉलिड फॉर्म, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स है वो कैसे होंगे, एक डिफाइंड फिक्स पैटर्न के अंदर इस तरीके से अरेंज होंगे।
यानी इस तरीके से पार्टिकल्स क्या होंगे यहाँ पर प्रेजेंट होंगे, जो कि क्या है मूवेबल है, जो मूव नहीं हो सकते, जो फिक्स है, जो अपनी पोजीशन पे क्या रहेंगे, स्टे रहेंगे। ओके, तो ये जो स्टेट हो गई ये हो गई सॉलिड स्टेट। अब यहाँ पर जो एटम या मॉलिक्यूल्स है H2 वो क्या है फिक्स पोजीशन में, मगर इसका कन्वर्शन अगर लिक्विड में हो जाए, ये लिक्विड बन जाए, तो अब जो मॉलिक्यूल्स का रेंडमनेस है, मॉलिक्यूल्स की जो हरकत है वो क्या हो जाएंगी, मोबाइल हो जाएंगी, यानी वो क्या कर सकते हैं, मोशन कर सकते हैं, रेंडम मोशन कर सकते हैं। ठीक है, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, इनकी वाली जो रेंडमनेस है वो बढ़ जाएगी। ओके, या फिर दिस, यहां पर क्या थे पार्टिकल्स ऑर्डर स्टेट में थे, यहां पर क्या हो जाएंगे ये डिसऑर्डर। ओके, तो कोई अपना चलिए आज हम टॉपिक पे आ रहे हैं, व्हाट इज द एंट्रोपी। तो एंट्रोपी इज नथिंग बट इट इज द मेजरमेंट। ओके, एक तरीका है नापने का, चेक करने का, क्या रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, जैसा सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड के अंदर और सॉलिड के अंदर अगर हम रेंडमनेस की बात करें तो सॉलिड के अंदर रेंडमनेस क्या होती है, कम होती है, यहां तक कि नेग्लिजिबल होती है, मगर लिक्विड के अंदर क्या होंगी, मॉलिक्यूल्स की जो रेंडमनेस है एज कंपेयर टू सॉलिड क्या होंगी, ज्यादा होगी। और अगर मैं इसी को गैसेस के अंदर अगर कन्वर्ट करके बात करूं तो गैसेस के अंदर मॉलिक्यूल्स और भी ज्यादा रेंडम होते हैं। ओके, और भी ज्यादा बेतरतीब होते हैं। इसी रेंडमनेस को, इसी डिसऑर्डरनेस को मेजर करने का यूनिट कहलाता है एंट्रोपी। सो व्हाट इज द एंट्रोपी? इट इज अ यूनिट टू मेजर द रेंडमनेस और डिसऑर्डरनेस ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम। इज इट क्लियर? ओके, तो यहां पर अपना यूनिट होता है फिनिश। अगला यूनिट शुरू करेंगे इंशाल्लाह, दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री।